हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका हमारे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ और गाइस इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको पेपर में इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो गाइस, जो हमारा पेपर होता है वो हमारा 3 पार्ट में आता है पेपर। एक हमारा खंड क्या होता है, एक खंड ख होता है और एक खंड ग होता है। जो हमारा खंड क्या होता है वो हमारा फिजिक्स होता है, यानी कि हमारा भौतिक विज्ञान होता है। और जो हमारा खंड ख होता है वो केमिस्ट्री होता है, यानी कि हमारा रासायनिक विज्ञान होता है। और जो हमारा खंड ग होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के आते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के आते हैं। अब हम सबसे पहले खंड क्या करेंगे, हमें इसके सभी क्वेश्चन करने होते हैं और सब तीनों के अलग अलग मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, आप सबसे पहले देखते हैं खंड क्या देखते हैं। खंड क्या में उसने क्या दिया है, खंड क्या में कहा है उसने, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु को अगर हम उससे देखें तो वह छोटी दिखाई देती है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये उपरोक्त सभी। तो गाइस, समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी कि जो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश देखते हैं, आकाश देखते हैं, जो होता है हमें नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो गाइस, जो प्रकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन ये तो हमारे नियम है प्रकाश के परावर्तन के, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी क्या हमारा एक नियम है। परंतु जो प्रकाश के परिकिरण है इसी के कारण जो हमारा आकाश दिखाई देता है वो हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किसी विद्युत बल का अनुबंधांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 यानी कि 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। यानी कि जब जो हमारा बल्ब होता है उसको 220 वोल्ट और 100 वाट पर प्रचारित करते हैं तो कितनी हो, तो उसमें ऊर्जा कितनी लगती है। उसने कहा यदि हम उसी को 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो गाइस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो इसमें फर्स्ट है, यानी कि जो मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसमें जो मुझे उसने V दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 220, और जो उसने मुझे P दिया हुआ है यानी कि जो मेरा P है, P दिया हुआ है मुझे 100। जब आप इसमें फॉर्मूला रख के आप इसका क्या, आप इसमें I निकाल लोगे। जब आपका I निकल जाएगा उसके बाद आप इसी फॉर्मूले में वापस रखकर यानी P बराबर VI रखकर अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप P का मान निकालोगे, क्योंकि उसने हमारे से आवर्धन शक्ति पूछी है। तो जो आवर्धन शक्ति आएगी वो आएगी हमारे 25 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। यानी कि जब लघु पतन होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित रहता है। यानी कि जब हमारे परिपथ में विद्युत समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है लघु पतन के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमारे क्वेश्चन थे हमारे मल्टीपल चॉइस थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं ये हमें लिखने होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं पूछा। और गाइस देखना, आपको जो मैंने अभी ऊपर मल्टीपल चॉइस बताए हैं, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताए, ये बहुत ही बार पूछे गए हैं और अब की बार भी 100% इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। यानी कि जो ऐसा कौन सा दर्पण है जो गाड़ियों में यूज किया जाता है। गाइस, आप सबको पता होगा जो हमारी गाड़ी होती हैं, जो उनकी लाइटें होती हैं, जो उनके शीशे होते हैं, जो ट्रक तथा बसों में शीशे लगे होते हैं, वह हमारे उत्तल दर्पण के होते हैं। क्या होते हैं हमारे? वह हमारे उत्तल दर्पण के होते हैं। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमारी दूर की चीज़ को पास दिखाई देता है, जिससे कि किसी भी हमारे कार व ट्रक चालक को पीछे की चीज़ नज़दीक दिखाई देती है, जिससे कि आसानी से दिखाई दे सके ट्रक वाले को कि पीछे कौन आ रहा है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, और यही इसका आंसर है। इसलिए इसको वरीयता दी जाती है क्योंकि ये दूर की चीज़ को पास दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेमे क्या कहा उसने, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस जो है ना उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो कि बहुत बार पूछा गया है और आपको ये क्वेश्चन पता भी होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v इक्वल
1/f और प्लस में होता है 1/u। गाइस देखो उसने अब मुझे f भी दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है ये मेरा f हैगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा f है। और जो उसने v दिया हुआ है वो कितना है, वो मेरा 10 सेंटीमीटर दूर है। अब उसने जो मेरे से पूछा है, उसने मेरे से u पूछा है, मुझे u निकालना है। गाइस जब आप इस फॉर्मूला वैल्यू रखोगे, ये मेरा f दिया हुआ है और ये मेरा v दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जब आप वैल्यू रखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -30 सेंटीमीटर। तो गाइस आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। गाइस आपने पढ़ा होगा, दो आपने पढ़े हैं, एक दूरदृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। पर एक होता है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वो होता है जिसमें न तो हमें पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब उसने कहा इस निवारण के लिए, यानी कि जरा दृष्टि दोष वो होता है जिसमें न तो हमें पास की वस्तु दिखाई देती है और न हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब उसने हमें पूछा इसके निवारण के लिए कैसे लेंस की आवश्यकता होती है। तो एक हमारा लेंस होता है द्विफोकसीय लेंस। द्विफोकसीय लेंस का यूज किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 होता है, तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है। तो चालकों के प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। गाइस आपको पता होगा, जब हमारे क्वेश्चन होते हैं, परिपथ के क्वेश्चन आते हैं हमारे, जब हमारे श्रेणी क्रम होता है तो जो मेरा प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, R1 + R2। ये होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है श्रेणी क्रम, ये होता है मेरा श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम होता है। और गाइस जब हमारा समांतर क्रम में होता है तो जो मेरा समांतर क्रम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 1/R1 + 1/R2। यानी कि जितने भी क्वेश्चन तो आगे तक चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो गाइस कौन सा होता है, ये होता है हमारा समांतर क्रम। अब गाइस उसने कहा यदि चालकों को, यानी कि यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 25 है। यानी कि इसमें क्या बोल सकता हूँ, उसने श्रेणी क्रम की बात हुई ना, इस वही है श्रेणी क्रम की बात। यानी कि जो मेरा R1 + R2 है वो बराबर किसके होगा, 25 के हो गया। यानी कि मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, है ना। और सेकंड में उसने क्या कहा है, सेकंड में उसने कहा है यदि आ जाए तो तुल्य प्रतिरोध 4 हो जाता है। यानी कि यदि हम उसे समांतर क्रम में लगाएं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो एकदम क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या कहूँगा, अगर मेरा समांतर क्रम हो, समांतर क्रम मेरा क्या होता है 1/R1 + 1/R2 इक्वल किसको होगा, इक्वल होगा 1/4 के। यानी जब गाइस आप इन दोनों चीज़ों को सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपको R1 और R2 का मान मिल जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने घरेलू, यानी मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है गाइस, ये अथवा में होते हैं। एक तो यानी कि जो मेरे क्वेश्चन थे, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हमारे कितने नंबर का है, ये हमारा रहेगा 4 नंबर का, और ये अथवा में होते हैं। ये तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये फिर आप कौन सा क्वेश्चन करोगे, या फिर आप क्वेश्चन ये वाला करो। आपको इनमें कोई से भी एक क्वेश्चन करना होता है, चाहे तो आपने ऊपर लगा लिया, आप नीचे वाला भी देख लो। उसने क्या कहा, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। यानी कि जो हमारे घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं, यानी कि जो हमारे बोर्ड होते हैं, उनमें श्रेणी क्रम का यूज क्यों नहीं किया जाता है। तो गाइस हम इसमें श्रेणी क्रम का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं, यानी कि जब हम अपने प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा कम हो जाती है, जिस कारण हमारे बल्ब क्या होती है, रोशनी कम हो जाती है। यानी कि अगर हम उसको श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो जो हमारी विद्युत धारा का मान होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, और जो हमारे बल्ब होते हैं वे कम जलते हैं। इसीलिए हम श्रेणी क्रम में यूज नहीं करके कहीं में करते हैं, समांतर क्रम में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कहा उसने विद्युत लैंपों, यानी कि जो हमारे विद्युत लैंप होते हैं, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन को ही उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे गाइस जो हमारे बल्ब में तार जलता है उसको हम टंगस्टन बोलते हैं, यानी जो हमारा तार जलता है उसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोलता है। तो उसने कहा विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन को ही उपयोग क्यों किया जाता है। टंगस्टन की गाइस, क्योंकि जो टंगस्टन की प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है, इसलिए धारा के कारण अधिक गर्म नहीं होता। यानी कि जो हमारा बल्ब का ये होता है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही क्या होती है,
बहुत अधिक होती है, और ये क्या होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, जिससे हमारे जो बल्ब वगैरह होते हैं वो फ्यूज नहीं होते, बहुत ही कम फ्यूज होते हैं, और इससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश भी अधिक मिलता है। इसलिए विद्युत लैंपों में किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उसने कहा 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल लेंस के सामने दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति में साइज ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने कहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति में ज्ञात कीजिए। यानी कि वही वाला फॉर्मूला लगेगा 1/f प्लस का 1/, कौन सा होता है, 1/v इक्वल होता है 1/f, और प्लस में होता है 1/u। यानी जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। और उसने कहा है यानी इसमें इसकी जो होती है किस प्रकार उत्तल दर्पण होगा और उसका प्रतिबिंब दर्पण जो होता है वो आभासी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखो इसमें भी जो मेरा खंड ख था, यानी कि जो मेरा ख क्वेश्चन है, ये जो मेरा ख क्वेश्चन था इसमें भी अथवा में है, चाहे तो मैं ये करूँ और चाहे मैं ये वाला करूँ, यानी कोई से भी आप ए करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो गाइस, जो बहुत लॉन्ग है ये आप पढ़ लेना, ये बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आने वाले भी हैं। उसने कहा विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। गाइस एक बार विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। गाइस ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है हमारा खंड ख, और खंड ख हमारा क्या होता है, खंड क्या होता है हमारा रासायनिक विज्ञान, यानी कि खंड ख तब तो हमारा क्या होता है, भौतिक होता है, यानी भौतिक विज्ञान होता है, और खंड ख से हमारा रासायनिक विज्ञान स्टार्ट होता है। इसके मल्टीपल चॉइस देखिए, उसने कहा कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, वे यौगिक जल में विलय है। यानी कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो ये यौगिक जल में विलय है। कौन सा आएगा, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो गाइस जो इसका आंसर है वो कार्बन ही हमारा एक ऐसा है जो ऑक्सीजन का क्रिया करके जल में विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अपच का एक बीमारी होती है उसको उपचार करने के लिए किस औषधि का यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनालोजेसिक, यानी कि पीड़ाहारी, यानी कि इसमें कौन सा उसका क्या होता है यूज किया जाता है, और तीसरा कौन सा एंटासिड, और चौथा है एंटीसेप्टिक। यानी कि गाइस इन चारों में जो होता है वो होता है आंसर नंबर 3 एंटासिड, यानी कि जो एंटासिड होता है उसका अपच के उपचार के लिए औषधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्ती कुल संख्या होती है, यानी कि जो आवर्त होते हैं उनकी कुल कितनी संख्या होती है, 7, 8, 9 या 15। गाइस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कितनी बार पूछा है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है पेपर में, तो जो इसका आंसर होता है वो कितना होता है, इसका आंसर होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, मेरा जो फ्लोरीन होता है उसको ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेना, आपको ये क्वेश्चन बैंक में से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा संतृप्त तथा असंतृप्त, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त को अंतर उदाहरण देकर समझाइएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में, पता कितनी दफ़ा पूछा गया। जब मैं 10th में था जब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये 10 में कम से कम 8 बार जरूर पूछा जाता है, और 2020 में पेपर हुए हैं मेरे, उसके बाद 21 में नहीं हुए, तो मैं गारंटी लेता हूँ अब की बार ये 100% आएगा। उसने कहा संतृप्त तथा असंतृप्त अंतर को उदाहरण से ही समझाओ। तो गाइस संतृप्त और असंतृप्त की जो डेफिनेशन है बहुत ही ईजी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल सहसंयोजक बंद होते हैं, यानी केवल एक ही सहसंयोजक बंद होते हैं, और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होते हैं वे एक या उससे अधिक हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो इतनी इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, इसमें आने वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया उसने, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा निम्नलिखित होगा IUPAC नाम लिखिए। ये JUPSC है, IUPAC नाम लिखिए होगा। ये क्वेश्चन तो 100 बार हर दफ़े पूछे जाते हैं IUPAC नेम। तो उसने पहले क्या रखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इसमें जो है इसका IUPAC नेम कहाँ होंगे। तो गाइस इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 के लिए जाता है ब्यूट 1 3, यानी कि जो मेरा डबल बॉन्ड लगा एक तो किस पर लगा है 1 पर लगा, एक किस पर लगा हुआ है 3 पर लगाता है, तो इसका क्या नाम होगा ब्यूट 1 3 डाइन, यानी कि क्या होगा इसका ब्यूट 1 3 डाइन होगा।
सेकंड देखो, सेकंड में क्या होगा ना, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होता है एन एथिल ब्यूटाडाइन। क्या होता है? एथिल ब्यूटाडाइन। ये तो आप पढ़ लेना, इसकी बहुत मैथ है, प्रो ब्यूट नहीं होते, आप ये चीज़ याद करके जाना, आपको बहुत ईजिली आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया क्यों कहते हैं? रासायनिक समीकरण से स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको गाइस पेपर में उसमें मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक में बुक में देख लेना। क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर आ जाता है भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर गाइस देखो, ये जो होता है हमारा सीधा 7 नंबर के होते हैं। ये क्या होता है? हमारे 7 नंबर के होते हैं। और ये जो चीज़ में जो छोटे छोटे पार्ट दिए हुए ना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में। उसने कहा निम्नलिखित पर सही टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिक में दहन, यानी कि जब कार्बनिक यौगिक में हम किसी चीज़ को दहन करते हैं तो क्या होता है? फुलेरिन क्या होता है? संरक्षण क्या होता है? विकृतिहीनता क्या होती है? यानी कार्बन को जब हम किसी चीज़ का दहन करते हैं क्या होता है? फुलेरिन क्या होती है? संरक्षण क्या होता है? और विकृत गंधिता क्या होता है? तो भाई इसको आपको जो मिला, आपको बुक में इसका आंसर मिल जाएगा, आप इसको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इसके अथवा में ये तो आप ये वाला क्वेश्चन करो, या आप कौन सा क्वेश्चन हो, ये तो आप ये वाला क्वेश्चन करो, या आप क्या करो, मेरे कोई से भी एक करो, या आप ये वाला क्वेश्चन करो। अथवा है हमारे साथ, क्या दिया हुआ उसने? अथवा दिया हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन करो। इसमें दिया मिसेल किसे बोलते हैं, यानी कि मिसेल की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, मिसेल किसे बोलते हैं। दूसरा हो गया में हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना, इसकी छोटी इक्वेशन के रूप में अब वो कर लेना। दूसरे में रखा हो ना अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों चलते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया इतनी बार पूछी जाती है ना, ये हर बच्चे के याद होगी, हर बच्चे ने याद कर रखी होगी। किसे बोलते हैं अवक्षेपण? जब ठोस पदार्थ का बनना, यानी कि ठोस पदार्थ का बनना किसी द्रव विलयन रासायनिक अभिक्रिया होने पर, यानी कि किसी भी ठोस पदार्थ का बनना जब किसी द्रव विलयन को रासायनिक अभिक्रिया करने पर क्या होता है, कोई ठोस बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तो इतनी बार पूछा जा चुका है ना क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार। उसका रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। कौन सा? ऑक्सीकरण भी, यानी कि ऑक्सीकरण भी, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, उसके क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा खंड गैस स्टार्ट हो जाता है। और खंड गैस क्या होता है गाइस? जो हमारा खंड गैस है वो हमारा खंड गैस हो जाता है, हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस इसका पहला क्वेश्चन रखा, जो परागकोश में होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडव्य, परागण। तो यानी कि जो परागकोश होता है गाइस, इसमें होता है परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते, यानी किस दिन हम जल गर्म करने के लिए करते हैं तो हम किस दिन उसका उपयोग नहीं करते, गर्म करने वाला होता है। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वायु वाले दिन। गर्म जल ताप प्राप्त करने के लिए, यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक उपयोग किस दिन नहीं करते? किस दिन नहीं करते? बादलों द्वारा, गर्म पानी द्वारा, धूप वाले दिन। धूप वाले दिन हम क्या करते हैं? इसका उपयोग नहीं करते। दूसरे में क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, यानी जीवाश्म जो ऊर्जा का स्रोत होता है क्या होता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, ये जल विद्युत। गाइस सबको पता है कोयला ही एक ऐसा साधन है जिससे हम क्या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उसने, खाद्य एवं नाड़ी जल संग्रह कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान में हमारे खाद्य एवं नाड़ी संरक्षण स्थित है। गाइस देखो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी मेरी भी थोड़ी सी वीक है क्योंकि मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूँ। तो गाइस आप इसके क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना चाहिए। पेपर से 1-2 दिन पहले को पढ़ जरूर लेना, जिससे कि आपको पेपर में इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसने कहा है इसको क्वेश्चन नंबर 10 में, पौधों में वादरंत्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा? दे रखा, मनुष्य के हृदय को दाएं तथा बाएं भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ को वर्णन कीजिए। ये गाइस मैं बताऊँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या किसी पोषक स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो गाइस, अनिच्छेदी क्रिया में प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? गाइस ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में अक्सर। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आता है जो जीवाश्म वाला है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, ये तो अक्सर पूछा जाता है हमारा। क्या है?
तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है हमारा क्वेश्चन। जैव विकास प्रक्रम में ओनली जैव विकास प्रक्रम भी पूछ लेता है, कभी कभी जीवाश्म अकेला भी पूछ लेता है, क्या 2 नंबर में पूछ लेता है। क्वेश्चन 12, उसने कहा मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो क्या है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो क्या है, तो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का निर्माण कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग निर्धारित कीजिए। दूसरा देखा, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा शुद्धादन में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। कहते इसके जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी क्या अपने प्रिपेयर करके जाना, तैयारी करके जाना पूरी। ठीक है, थैंक यू गाइज। ऐसी वीडियो गाइज मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, साइंस के हर चीज़ के बताऊंगा, इंग्लिश के बताऊंगा, सोशल साइंस के बताऊंगा और मैथ के बताऊंगा। मेरा जो मेन चैप्टर है वो मेरा मैथ ही है सब्जेक्ट, और मैथ का तो मैं आपको ऐसा करा दूँगा, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो बनाने के लिए, और गाइज अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।